हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी गोल ब्लैडर के बारे में। मैं एक लेक्चर बना देता गोल ब्लैडर बिलियर्ड के नाम पे, लेकिन गोल ब्लैडर वाला जो लंबा चला गया। मैं 30 मिनट से ज़्यादा कोई लेक्चर बनाने जा रहा है इसमें, तो इसलिए हम बिलियर्ड का अलग से लेक्चर बना रहे हैं। उसमें गोल ब्लैडर से रिलेटेड हमने स्टोन और उसके लगभग कॉन्प्लिकेशन की यही बात करी थी, लगभग कार्सिनोमा बननी थी, 2 चीज़ें थी। तो इसमें बात करने वाला बायोडेक्ट के बारे में। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मैं बताता हूँ जो बेसिक एनाटॉमी वगैरह हम सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा चुके हैं। स्फिंक्टर और डाइकोप्लेक्स वगैरह मैं पहले ही इस तरीके से लेक्चर बता दूँगा। एनाटॉमी के नाम पे मैंने थोड़ी बहुत सर्जिकल एनाटॉमी बताई थी, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो इसलिए हम सीधे सीधे और टॉपिकों पे आएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो आ जाता है कॉलीडोकल सिस्ट। कॉलीडोकल सिस्ट क्या होता है, हमारा डायलेक्शन हो जाता है बाइल डक्ट का। तो इसलिए कैसा रहता है, ज़्यादातर कॉन्जेनिटल रहता है शरीर में, और मोस्ट कॉमन केस में देखने को मिलता है फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसका जो क्ले का जो पैथोफिजियोलॉजी का सिद्धांत क्या है, क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है कि एबनॉर्मल एक तरीके जंक्शन हो रखा है इस तरीके से, जिसके कारण क्या हो गया, जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है वो जो होता है वो किस में जा रहा है, डोडिनम में, लेकिन वो कुछ सिक्रीशन किस में जा रहा है कि बाइल्डर में जा रहा है। तो अभी इसमें अंदर लाइपेज वगैरह तो होता ही, वो फैट वगैरह सब जगह होता है, जिसके कारण क्या फैट का पाचन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है जो डक्ट है उसका एक तरीके से डायलेशन हो जाता है एक तरीके से। ये एक तरीके से थ्योरी कही जाती है। क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका। क्लासिफिकेशन जो हम करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहते हैं हमारा अलोंजो एलडीजे क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें एक तरीके से टॉर्डिनी मॉडिफिकेशन। अलोंजो याद रखना, अलोंजो में पर्सनली तो शावी अलोंसो से रियल मैड्रिड पे, रियल मैड्रिड का अपने आप में एक खिलाड़ी था, यदि आप फुटबॉल देते हैं तो अभी याद होगा शावी अलोंसो कौन था। तो इसलिए अलोंजो एलडीजी क्लासिफिकेशन होता है, उसके आपसे याद रख सकते हैं। टाइप 1 होता है हकीकत में, टाइप 1 में एक तरीके से आते हैं 3-4 चीज़ें। तो टाइप 1 मतलब 1A, जिसका मतलब क्या था, 60 डायलेशन हो रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट का। ये में जिसमें क्या था 60 डायलेशन हो गया हमारा, इस तरीके एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट का डायलेशन हो गया। टाइप 2 में क्या हो गया, इस तरीके से सेगमेंटेड डायलेशन में 60 डायलेशन हो रहा है, सेगमेंटेड डायलेशन किसमें, एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट। एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट का मतलब बायोडक्ट का जो हिस्सा जो हेपेट से निकल चुका है उसके बात ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है लास्ट में एक तरीके से डायलेशन हो रहा है, में से क्या होता है, कैसे क्या होता है 60 डायलेशन हो गया। उसके अलावा कैसे बहुत बड़ी सिस्टम मतलब फोकल डायलेशन हो गया छोटे छोटे सेगमेंट में, और फ्यूजिफॉर्म डायलेशन हो गया। इस तरीके से मतलब डायलेशन के ही प्रकार हैं, बस अलग अलग तरीके के ये तरीके से प्रकार हो गया। टाइप 2 में क्या हो गया, इस तरीके से इसमें डायवर्टिकुलम भी बन गया, तरीके से अलग से एक तरीके से डायवर्टिकुलम निकल रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक में डायलेशन के नाम पे। ये दो चीज़ हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ में क्या हुआ टाइप 3 में, जिसमें क्या हुआ, अब जो डोरिनम पे पार्ट पहुंच रहा था हमारा एक तरीके से, वो वाला पार्ट डायलेट हो गया तो एक तरीके से। पहले तो उसके आसपास ही डायलेट तो डोरिनम गया कि आप पहुंच नहीं आता, लेकिन वो डोरिनम तक पहुंच गया हकीकत में। तो वो हकीकत में क्या सा हो गया, टाइप 3 में आ गया। बड़ी तरीके से जाने जी। और टाइप 4 में कौन सा आ गया है हमारा, टाइप 4 में तो दो टाइप होते हैं, टाइप और ए। टाइप 4 ए का मतलब क्या होगा, एक तरीके से इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों का डायलेशन हो रहा है। और उसके अलावा क्या होता है टाइप 4B, इसमें कौन सा डायलेशन होता है, टाइप 4 में होता है मल्टीपल सिस्टिक डायलेशन ये। और इसमें किस तरीके एक्स्ट्रा हेपेटिक का ही इन्वॉल्वमेंट हो रखा है। टाइप 5 में किसका होता है, ये में इंट्रा हेपेटिक डक्ट का डायलेशन हो गया है। ये चाहिए। इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है डायलेशन का। फिर मैं बताता हूँ, मैं क्लासीफाई कर दूँ, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ये जिस तरीके से डायलेशन के टाइप में बताया था, पहले क्या होता है, टाइप 1 में सिस्टिक डायलेशन, टाइप 1A में सिस्टिक डायलेशन किया है। टाइप 2A B, टाइप 1B में क्या किया हमने, इस तरीके फ्यूजिफॉर्म डायलेशन किया। टाइप C में क्या किया था, टाइप 1C में हमने क्या किया, इस तरीके से उसका फ्यूजिफॉर्म डायलेशन, सिस्टिक डायलेशन, और उसके अलावा क्या किया था हमें, इस तरीके से फोकल सेगमेंट डायलेशन था। इस तरीके से पहला वो जैसे भी है, इस तरीके से क्या हो गया हमारा, पहला सिस्टिक डायलेशन, फिर सेगमेंट में डायलेशन कर दिया, फिर हकीकत में क्या कहता है फ्यूजिफॉर्म डायलेशन कर दिया। टाइप 2B में क्या हो जाता है, इसमें डायवर्टिकुलम निकाल दिया टाइप 2 में प्रॉपर में। टाइप 3 में क्या निकाल दिया हमने कि इसमें डोडिनम के आसपास डायलेशन कर दिया, डोडिनम वाले एरिया पे एरिया में। टाइप 4 में क्या हो गया, हमने ए में तो हमने इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों को इन्वॉल्व किया, और उसमें किसमें मल्टीपल सिस्ट डायलेशन हो गई, किसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक में ही। और टाइप 5 में क्या होगा, इस तरीके से सारी इंट्रा हेपेटिक डक्ट है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें ये चीज़ अभी आ सकता है, जब भी इस तरीके से दिक्कत इंट्रा हेपेटिक के केस में आएगी, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा क्या, लिवर ट्रांसप्लांट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या क्या होती है। कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी बारे में जो चीज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटी यदि स्टेज 4A है और वो कैसे 5 है, जिसमें इस तरीके से इंट्रा हेपेटिक ड्रग का डायलेशन है, तो हम सीधे लिवर ट्रांसप्लांट पर जाते हैं। ये जी। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड और क्या कहते हैं, इस तरीके से क्या करेंगे, 1 सेकेंड और 4 में देता, तो रॉक्स वाई
हेपेटोजोजिनोस्टमी करते हैं। रॉक्सवाई हेपेटोजोजिनोस्टमी कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, एक तरीके से मतलब पहले जोजिनों को जब भी काटा जाता है तो एक लिम्ब होता है उसका निकल आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से डोडिनम वगैरह से तो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो हकीकत में उसका कटा हुआ हिस्सा था वो नीचे की साइड जुड़ा जाता है, ऐसे लगा लीजिए, और ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एनास्टोमोसिस किया है, तो किससे एनास्टोमोसिस करेंगे? इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट से एनास्टोमोसिस करेंगे, एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट तो काम कर नहीं सकेगी। ये तो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट है, जो चाहे हमारा स्टेज 1 हो उसमें इंट्राहेपेटिक से सुरक्षित है, सेकंड है उसमें इंट्राहेपेटिक सुरक्षित है, और क्या कहते हैं 4B जो है उसमें एक तरीके से इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट सुरक्षित है। ये उससे हमारा क्या कहते हैं कसाई प्रोसीजर भी कराया जाता है इसके नाम में, लेकिन यही याद रखना, रॉक्सवाई हेपेटोजेजिनोस्टमी। और टाइप 3 है, टाइप 3 जिसमें क्या हो गया, इस तरीके से हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट ही हकीकत में क्या हो गया, दिक्कत आई। ड्यूडेनम वाले पार्ट में दिक्कत होने का मतलब क्या है, ये देखिए स्पिंक्टर में दिक्कत है, स्पिंक्टर का में जब भी कुछ दिक्कत है आसपास के एरिया पे सीधा आ जाएगा स्पिंक्टेरेक्टोमी। ये स्पिंक्टेरेक्टोमी किसमें ERCP की संग ही करते हैं हकीकत में, ERCP प्लस स्पिंक्टेरेक्टोमी आसपास जाएगा। जो एक तरीके से क्लिनिकल फीचर्स पे भी आते हैं ना, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलते हैं, तो मास्क तो देखने को मिलेगा, उसके अलावा पेन देखने को मिलेगा। यदि 2 साल के बड़ा है, यदि उसकी एज ज़्यादा हुई है, तो कौन ज़्यादा मिल रहा है, 2 साल से ज़्यादा बड़ा एज है, तो उसमें एक तरीके से मेन सिम्टम रहता है हमारा पेन, और यदि 2 साल से कम है तो मेन सिम्टम रहता है हमारा जॉन्डिस। तो ये तरीके से क्लिनिकल सिम्टम आ गए। इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस में बताता हूँ, इधर की साइड जब भी डॉक्टर वगैरह में आते हैं इधर की साइड, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो जाती है ज़्यादातर MRCP जाती है, और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जाती है हमारी कहते हैं ERCP। ये मैं याद रखना, बार बार हकीकत में पूछा गया है ये, तो इसलिए मैं बताता हूँ MRCP किस किस के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस देते हैं, CVD स्टोन के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, कोलिडोकोल टेस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, बिलियरी स्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए भी इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहती है। उसके अलावा प्राइमरी वेंजुलोस्क्लेरोसिस, उसके अलावा पेनक्रियाटिक डायबिज्म जो होता है, क्या होता है, इस तरीके से स्पिंक्टर वाले एरिया को घेर ले, तो मैं बताता डक्ट वाले एरिया को घेरता है, तो क्या जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस कहते हैं MRCP। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है, पिछली बार बताया था इस तरीके से पेनक्रियास के में ये चीज़ जी। अब आगे हकीकत में किसमें जो है इसका CVD स्टोन पे है, जैसे पर्टिकुलर, तो जैसे CVD स्टोन किससे डेवलप होगा, कॉर्नेट बाइल स्टोन, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं फेटल स्टोन डेवलप, तो ज़्यादातर जो होता है गोल बाइल स्टोन होता है वो किसके किस में आ जाता है, कॉर्नेट बाइल डक्ट में। तो ये मोस्ट कॉमन कारण होता है, सेकेंडरी कारण होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें गोल बाइल स्टोन डेवलप करने के। प्राइमरी किसका होता है, मैं आता क्रोनोर्गिस और एस्केरिस वगैरह वन फेस्टेशन गन कॉन्जुगेटेड परिवर्तन जैसे क्या डेवलप हो जाता है, हमारा ब्राउन स्टोन है, तो उसकी संभावना रहती है कि वो कॉमन बाइल डक्ट में भी बन जाता है, वो इधर इन्फ्लामेशन ये बाइल कॉमन बाइल डक्ट में भी हो सकते हैं, इसलिए तो उसमें एक तरीके से ब्राउन स्टोन देखने को मिलेगा। ऐसी बात है, तो प्राइमरी है, उसमें सेकेंडरी वाले में तो कुछ नहीं होता, ब्राउन ब्लैक कोलेस्ट्रॉल किसी टाइप का देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट कॉमन उसमें कौन सा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार हमारे सेकेंडरी प्राइमरी होते हैं। इसमें एक तरीके इसमें ये चीज़ पूछ सकता है कि तरीके से रिटेन CVD स्टोन होता है और रिकरेंट CVD स्टोन। रिटेन CVD स्टोन होता है हकीकत में जिसमें आप अच्छे से कि हमने ऑपरेशन किया उसके 2 साल के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके से स्टोन बच गया तो वो इधर आ गया। यदि वो 2 साल के बाद देखने को मिलता है उसमें वो अपने आप बाद में डेवलप हुआ है हकीकत में कोलेस्ट्रॉल करने के बाद। इसमें ज़्यादातर ये क्या है, ये तरीके से एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, तो उसको फाइंडिंग पहचानी जाती है, वो हकीकत में ऑस्ट्रेटिक जॉन्डिस वाली फाइंडिंग से पहचानी जाती है, जैसे कि ALP बढ़ाएगा, GGT बढ़ा आता है हकीकत में, ये चीज़ है। इसके अलावा 5 न्यूक्लियोटाइड भी बढ़ा आता है ये। उसके अलावा जॉन्डिस भी आपको देखने को मिलता है, कौन सा था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सिम्टम के नाम जॉन्डिस तो साइन हो गया ना, तो साइन देखने को मिलता है, जॉन्डिस साइन देखने को मिलता है। उसके अलावा लैब पैरामीटर बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है इसका, वो रहता है इस तरीके पेंक्रियाटाइटिस करता है हकीकत में, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पूछे तो पूरा पेंक्रियाटाइटिस एक्सप्लेन वगैरह आना बहुत लंबा हो जाएगा। जो आपको मेन जो एक्सप्लेन करके आना है वो कोलिंजाइटिस एक्सप्लेन करके आना है, यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन पूछे तो ठीक है। उसके अलावा कोई रिस्क रहता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रहेंगे, रिस्क जरूर रहता है हमारा इस तरीके से कोलेंजियोकार्सिनोमा का। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा लिख सकते हैं, पेरिंगियोटाइटिस में लिखना क्योंकि मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कोलेंजियोकार्सिनोमा भी कर सकता है। मैंने फिर बार बताया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या जाएगी, MRCP जाएगी, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या जाएगा हमारा ERCP। इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के नाम पे यदि जिसका साइज में थोड़ा छोटा है 5 सेंटीमीटर से कम का है, ज़्यादा कम का है, तो ERCP स्टोर रिमूवल कर देंगे। यदि इस तरीके से ज़्यादा का है तो इसमें कोलोडोस्टोमी करनी पड़ेगी, इस तरीके से हमें तो सर्जरी में जाना पड़ेगा, कोलोडोकोस्टोमी करनी पड़ेगी। ये जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं,
क्वेश्चन के नाम पे रहता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो एन 80 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद चॉल्की पेन एंड जॉन्डिस, ठीक है ना, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जीडीटी बढ़ा हुआ है, एमआरसीपी गोल्ड स्टोन एंड सीबीडी स्टोन विद डायलेशन ऑफ रेडिकल, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? क्योंकि इसमें एक तरीके से इसके बारे में कोई भी जगह चर्चा नहीं करी है कि उसका साइज कितना बड़ा है। तो पहली बात तो आती है इन्वेस्टिगेशन चॉइस पूछ रहा है, तो ये क्या जाएगा हमारा, जाएगा एमआरसीबी के बाद कहते हैं ईआरसीबी करते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो उसने ज़्यादा ईजी दे दिया है, तो कोलोडोकोस्टोमी, फिर उसके बाद तो सी सर्जरी तो नहीं करेंगे, बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन CCT पेट स्कैन और ईआरसीपी, तो ईआरसीपी जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी दे दिया, बाकी थोड़ा बहुत साइज वगैरह की चर्चा करता है में कि काफ़ी बार जैसे वो इमरजेंसी कंडीशन दे देते थे, सीधे इमरजेंसी कंडीशन आ गई, वो नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा फटाफट, तो हम सीधे उस पर जाएंगे। लेकिन क्या है कि इसमें ज़्यादातर वो सिम्टम नहीं दिखाई, कोई कॉल की पेन है और वो भी उतना बहुत ज़्यादा सीवियर उसने नहीं दिखा रखा है, और उसके तरीके से वाइटल्स वगैरह भी स्टेबल हैं हकीकत में, यदि उसने कम नहीं बताया तो स्टेबल ही मानेंगे। ये चीज़ है ये। पर आते हैं तरीके से कि इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या डेवलप होता है, कोलिंजाइटिस डेवलप। कोलिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के केस में ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, बायोडक्ट की इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा, इकोलाई एप्सिला इस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। ये चीज़ तो मोस्ट कॉमन होता है इकोलाई डेवलप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन के कारण होता है फ्लूइड जमा होता चला जाता है, फ्लूइड जमा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है, जैसे नॉर्मल होता है 10 से 12 mm ऑफ H2O होता है प्रेशर, लेकिन वो उसमें 25 से ज़्यादा निकल जाता है। ये जिसके कारण क्या डेवलप होता है, को पेन, जिसके कारण को दो चीज़ें याद रखते हैं, चारकोट स्ट्राइड डेवलप हो जाता है, और ये होता है रेनॉल्ड्स पेंटा। चारकोट स्ट्राइड में क्या डेवलप होता है, चारकोट स्ट्राइड में पेन हो जाता है, टेंडरनेस हुई, पेन हुआ, जॉन्डिस हुआ, फीवर। जॉन्डिस में बताइए पेन और फीवर भी डेवलप हो जाता है, फीवर डेवलप होगा इन्फ्लामेशन है। रेनॉल्ड्स पेंटाड में क्या होता है, चारकोट स्ट्राइड तो आती है, उसके अलावा शॉक और एक तरीके मेंटल स्टेटस तरीके से उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, चिल्स मिलने हैं तो ये में वो सीधे से मामला सेप्सिस तक पहुंच चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए सेप्सिस वगैरह तो मामला पहुंच जाता है, मतलब क्या है, 2 बोर IV बोल थे, IV कैनुला में फ्लूइड देंगे उसको, उसके अलावा IV एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना पड़ेगा इस तरीके से, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है इससे, तो ERCP से स्टोन रिमूवल कर देते हैं। यही पहला पैरान जाता है ट्रीटमेंट का नाम है। कभी भी ये सीधे कोलिंजाइटिस में मत पहुँच जाना, यदि काफ़ी बिलियरी ट्रैक्ट में पहुँच रहे हैं तो हकीकत में, तो ERCP से कोलिंजाइटिस पे जाते हैं ये। और यदि नहीं कर सकते यही, तो इसमें क्या कहना है, परक्यूटेनियस से ज़्यादा है, परक्यूटेनियस से स्टोन एक्सट्रैक्शन करते हैं, परक्यूटेनियस वाला। यदि वो भी नहीं कर पाए तो इस तरीके से करते हैं ओपन बिलियरी डिकम्प्रेशन, इसमें इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल T ट्यूब इस तरीके इंसर्ट की जाती है, स्टोन रिमूव करके इस तरीके से प्रॉपर एरिया बनिए ना कुछ हवा या प्रेशर निकलने के लिए, इस तरीके से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। मेन हमारा उद्देश्य प्रेशर रिलीज करना है। इसमें क्रॉनिक कोल्ड बच्चे में पेन से रिलीज करना था ना, इसमें एक तरीके प्रेशर से रिलीज करना है। पेन इसमें भी होता है, लेकिन पेन से कोई अपना फॉल नहीं करते, प्रेशर पर फोर्स करते हैं। अब आते हैं तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज, काफ़ी बार कॉमन है ये। पैथोलॉजी का बेस्ट क्वेश्चन है हकीकत में, मैं काफ़ी बार पढ़ा करता था हकीकत में, मुझे याद तो काफ़ी सारी चीज़ें याद है थी। तो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलियरी ट्रैक्ट है। इस पर नहीं क्वेश्चन पूछे, जैसे होता है कॉलेडोकल सिस्टम पे नहीं पूछता क्वेश्चन, वो इन दोनों पे ही पूछता है। क्या क्वेश्चन है कि इसमें एक होता है हमारा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, इनके अंतर पे वो क्वेश्चन पूछता है यूजुअली, मैंने देखा है। तो ये चीज़ें नहीं पूछेगा तो इस वजह से पूछेगा, मतलब पैथोलॉजी में ये चीज़, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आते हैं इस तरीके से प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, दोनों एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये बताइए। इसमें क्या होता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें कौन सी एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें, एक तरीके से फाइब्रोसिस देखने को मिलता है हकीकत में। क्या होता है, इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में हकीकत में कौन से इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। इससे आप ट्रीटमेंट बता सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ये। और हकीकत में इसके कारण क्या देखने को मिलता है, फाइब्रस देखने को मिलता है, फाइब्रस इन डक्ट देखने को मिलता है, लिम्फोटिक इन्फिल्ट्रेशन। इसका ना इन्वेस्टिगेशन चॉइस में एक तरीके से जानना जाता है, इन्वेस्टिगेशन EMRCP वगैरह कुछ नहीं जाती उसमें, इंट्राहेपेटिक ही हो गया सब चीज़। तो हम क्या जाते हैं इन्वेस्टिगेशन जॉब के नाम पे बायोप्सी आती है इसमें, इन्वेस्टिगेशन चॉइस के नाम पे कुछ कन्फर्म करने के नाम पे हम एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडीज भी देख सकते हैं, ठीक है।
इसमें एक तरीके का क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं इस तरीके से। प्यूराइटिस देखने को मिलेगा, इस तरीके से जॉन्डिस वगैरह है इस तरीके से। प्यूराइटिस देखने को मिलता है और फटीग देखने को मिलती है। जॉन्डिस हमेशा में साइन होता है, सिम्टम नहीं होता है। प्यूराइटिस देखने को मिलता है और जो कि इवनिंग पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये तरीके से होता है। उसके अलावा ज़ेनथोमा, मेलानोसिस वगैरह, हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि तरीके से लिवर का भी डिस्फंक्शन हो रहा है, वो देखने को मिल सकता है। वो एसोसिएटेड होते हैं, हालांकि ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, लिवर को और जगह से भी डिस्फंक्शन हो सकता है। लेकिन आपको जो क्या याद रखना है, इसलिए तो इंट्राहेपेटिक डक्ट नोड है, जिसके कारण का हम बाल के आसपास तो कुछ पहुँचा ही नहीं ना, इसलिए MRCP ERCP कुछ नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन चॉइस के नाम पे। इसमें एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चॉइस के नाम पे जाएगा, वो जाएगा हमारा एक तरीके से बायोप्सी। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज भी देख सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलता है, लिम्फोटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, आप बायोप्सी कर रहे हैं, पैथोलॉजी देख रहे हैं। तो ये क्या इस तरीके से फीचर होते हैं प्यूराइटिस में, क्योंकि जॉन्डिस की तरीके से मेज फाइंडिंग रहती है इसकी। ये अब आता है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनिडाइटिस पे। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनिडाइटिस क्या होता है, इसमें ये चीज़ तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, बस मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं, पर इसमें क्या होता है, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक भी इन्वॉल्व होती है। ये इसमें एक चीज़ नहीं है, इंट्राहेपेटिक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछता है वो कहता है किसके एसोसिएट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएट रहती है। ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर ज़्यादा जो अब यूजुअल फाइंडिंग पढ़ते हैं वो इसके संग भी एसोसिएट रहती है। ये काफ़ी बार मेडिसिन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करती है चीज़ को, सर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं करती है चीज़ों को। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि स्मोकिंग प्रोवोकेटिव फैक्टर होती है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में ही तरीके से प्रोवोकेटिव फैक्टर रहती है। क्यों होता है, म्यूटेशन होता है, इसमें HLA-B8 और DR3 इस तरीके से जोड़ा रहता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ऑनियन स्किन और आखिर में आप जैसे कार्ड सेक्शन करें तो ऑनियन स्किन और टारगेट सेल्स, क्योंकि पैथोलॉजी का क्वेश्चन था ये, तो पैथोलॉजी को बताइए होना चाहिए। तो क्या देखने को मिलेगी, ऑनियन स्किन अपीयरेंस देखने में कट सेक्शन में। उसके अलावा टारगेट मिलेगा, टारगेट सेल देखने को मिलता है ना, इधर अंदर है वैसे काफ़ी डिफरेंस की लेयर देखने को मिलेगी। तो स्टिंक्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्टिंक्चर छोटे छोटे स्टिंक्चर है। जैसे कि आप यदि आप किस में करेंगे, आपको ERCP डायग्नोसिस करेंगे तो B-डेट अपीयरेंस देखने को मिलेगी और पंडल टी अपीयरेंस देखने में। B-डेट अपीयरेंस याद करना, वो आपको देखने को मिलेगी इसमें ERCP। इन्वेस्टिगेशन चाहे तब भी ERCP नहीं रहेगी, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इन्वेस्टिगेशन रहेगी हमारी MRCP है। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, पंड टी अपीयरेंस दिया जाता है, पंडेंट टी अपीयरेंस याद रख लो इसको। इसमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है, उसमें सिम्टम देख लेते हैं, इसमें नहीं मिल लेते। एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ग्रामा गुटरा ट्रांसफरेंस का इस तरीके से एलिवेशन देखने को मिलता है। ये इसमें सिम्टोमेटिक कब देखने को मिले, जबकि और चीज़ें कर दे, जैसे CVD स्टोन हुआ, ये कर दे, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कर दे, तब आपको कोलेंजोकार्सिनोमा कर दे, तब आपको इस तरीके से सिम्टम देखने को मिलेंगे, वरना इस तरीके से ज़्यादा ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ये ट्रीटमेंट में बता दें, जब भी इंट्राहेपेटिक इन्वॉल्व रही, जो जाएगा हमारा सीधे क्या, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए UDCA ये देखते हैं, यूसोडेक्सोकोलिक एसिड इस तरीके से दिया जाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रायामिन और कोलेस्टिपॉल देते हैं, क्योंकि इसमें जॉन्डिस को कंट्रोल करने के लिए, बाइल एसिड को कंट्रोल करने के लिए, ये प्यूराइटिस को कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ाए थे कोलेस्टिक्टाइटिस का, इस तरीके से बाइल डक्ट इंजरी। तो बाइल डक्ट इंजरी के बारे में पूछ सकता है। तो बाइल डक्ट इंजरी क्या जाती है हकीकत में, तो एक तरीके से हमने किया ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया। तो बाइल डक्ट इंजरी के लिए जो मेन क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है वो जैसे होता है स्टार्सबर्ग क्लासिफिकेशन। स्टार्सबर्ग क्लासिफिकेशन क्या कहता है, स्टार्सबर्ग क्लासिफिकेशन कहता है हमारा कि उसमें एक तरीके से लीक हो रही है। तो इसमें जो ये चीज़ ध्यान रखना है, सिस्टिक डक्ट रहती है और उसके ऊपर से निकलती है, जिसका नाम है इस तरीके से एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट। ये मान लीजिए जो मेन जो तरीके से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट तो रहती हैं, उसके अलावा एक और डक्ट होती है जिसका नाम होता है हकीकत में अबरेंट राइट हेपेटिक डक्ट, या इस तरीके अबरेंट राइट हेपेटिक डक्ट याद आता है, अबरेंट राइट हेपेटिक डक्ट। इसमें याद है वन जो होती है टाइप ए, उसमें टाइप ए में होती है, एक में टाइप से स्टेज से कोई मतलब नहीं। टाइप ए जो होती है इसमें इस तरीके से हमारा सिस्टिक डक्ट भी लीक कर रही है, और हकीकत में कौन सी डक्ट है, अबरेंट राइट हेपेटिक डक्ट भी लीक कर रही है, कोई सी भी तरीके से लीक कर रही है। तो हम स्टेज वन में आते हैं। स्टेज बी में क्या हो गया, जिसमें क्या हो गया, तो इसे लाइगेशन देखने को मिल रहा है हकीकत में, किसमें, अबरेंट लाइट हेपेटिक डक्ट में ये। और इसमें स्टेज 3 किसमें आता है, स्टेज 3 जिसमें एक तरीके से लीकेज देखने को मिल रहा है अबरेंट लाइट हेपेटिक डक्ट में।
अब ये इसमें एवरेंट डायरेक्ट हेपेटिक ड्रग के आधार पर क्राइटेरिया सिस्टिक ड्रग का नहीं बनाया क्राइटेरिया। सिस्टिक ड्रग में जो भी निकलना था वो पहले ही निकल लेगा, हकीकत में बार-बार तो निकलेगा नहीं, क्योंकि गॉल ब्लैडर से तो कुछ सप्लाई आने वाली है। जो भी निकल सकता है हकीकत में वो एवरेंट डायरेक्ट हेपेटिक ड्रग में से निकल सकता है। एवरेंट डायरेक्ट हेपेटिक ड्रग में से सप्लाई निकल रही है, ये थ्री। इसमें मतलब स्टेज डी होती है, जिसमें क्या हो रहा है टाइप डी में, जिसमें हमने मेन जो था हिस्सा वही इंजर्ड कर दिया। इसमें जो मेन तो कॉमन बायलेट है वही इंजर्ड कर दी, थोड़ी बहुत पार्शियल इंजरी हो गई, भले ही पार्शियल हो लेकिन वो स्टेज ऊपर वाली में माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे स्टेज से कैसे बचान रहे थे, टैब ए का मतलब है कि वो उससे भी लीक हुई, यानी कि हमने लीक हुआ सिस्टिक ड्रग मान के तरीके से ऑपरेशन में कुछ भी टाइम हुआ है, उस पर क्या हमने उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से सिस्टिक ड्रग्स के नाम पे है में जो लीकेज होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि इस तरीके से हमने तो पिन लगा रखी है उसको दूसरी साइड, और ऊपर से क्या तरीके सप्लाई नहीं है उसकी तरीके सीधे। उसमें क्या हमने जो ऊपर जस्ट वाली इंजर्ड करी, तो ये तो होता है हमने इंजर्ड करके छोड़ दी, एक हमने इंजर्ड करके स्ट्रक्चर लगा दिया, एक हमने स्ट्रक्चर लगाया था लेकिन उसके बाद जो लीकेज कर रहा है हमने ढंग कर लिया, एक उसके हमने एक तरीके से क्या कर दिया हकीकत में लीकेज ही कर दिया, उसका मेन जो आ रहे थे उससे भी बड़ा मान की तरह। इस तरीके इसमें क्या हो सकता है, टाइप ई में क्या होता है, टाइप ई में जो होता है हमारा बिस्मिथ क्लासिफिकेशन जुड़ जाता है। बिस्मिथ क्लासिफिकेशन क्या होता है, हकीकत में ये डायलेशन को बताता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को बताता है, नीचे की साइड हमें स्ट्रक्चर बन गया ये। तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस का वो लो स्ट्रक्चर है टाइप 1 में। इसमें एक तरीके से क्या है, जो इतनी नॉर्मल जो लंबाई होती है हेपेटाइटिस की वो लंबी जाती है, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस से जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है वहाँ से लेकर हकीकत में जो है जो क्या कहते हैं एक तरीके से जो बाइल डक्ट से आने तक की होती है लंबाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसके ऊपर चढ़ना तो वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा टाइप 1 है। यदि थोड़ा सा ऊपर की साइड बनाए तो 2 सेंटीमीटर से कम है तो टाइप 2 है। यदि मान के चले क्या कहते हैं बिल्कुल ऊपर ही हमने स्ट्रक्चर बन गया उसके ऊपर एकदम हाइलर लेवल पे, तो हाइलर हो जाएगा इस तरीके से टाइप 3। और यदि उसके बाद कहते हैं तो उसने हाई के लेवल स्ट्रक्चर बना, लेकिन जो अगल बगल राइट और लेफ्ट हेपेटाइटिस रखते उस पर भी इस तरीके स्ट्रक्चर बन गया हकीकत में, जिसके कारण क्या हुआ हमारा क्या होता है इस तरीके टाइप 4 में आता है। और टाइप 5 कौन सा होता है हमारा, शायद उसमें होता है इस तरीके से राइट सेक्टोरल डक्ट है उसको एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया, बिल्कुल नीचे चला गया, और जो सेक्टोरल डक्ट थी उससे आ रहे थे उस साइड भी स्ट्रक्चर बन गया था, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है। ये इसके नाम पे हम क्या करते हैं हकीकत में ट्रीटमेंट के नाम पे, तो इसमें क्या आ जाता है तो जैसे कि यदि हमारा सर्जरी के टाइम पे आइडेंटिफाई कर दिया है हमने, तो पार्शियल इंजरी करते हैं रिपेयर कर देंगे। यदि कंप्लीट ट्रांसेक्शन कर दिया है तो हमने क्या कहते हैं एनास्टोमोसिस कर देंगे उसका। ये यदि हमारा कंप्लीट ट्रांसेक्शन हुआ था लॉस ऑफ सेगमेंट भी हो गया है तो उसमें इस तरीके से रुक्सवाई या हेपेटोजेजिनोस्टमी कर सकते हैं। ये उसमें एक तरीके से यदि क्या हो सकता है इस तरीके से, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आईवी एंटीबायोटिक देंगे। ये उसके अलावा ड्रेन करेंगे हेयर में, यदि लीक बार सस्पेक्ट हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम क्या करते हैं, यदि वो माइनर है तो उसमें क्या करेंगे, तो हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, बस खाली आईवी एंटीबायोटिक देंगे। यदि हमें लीक का एक्सपेक्टेड हो रहा है, फीवर स्पाइक वगैरह जा रहा है, टीएलसी एक्सपेक्ट हो रहा है, सेप्सिस एक्सपेक्ट हो रहा है, तो ईआरसीबी और एमआरसीबी करनी पड़ेगी। ईआरसीबी मेथड दी जाएगी उसमें, क्योंकि ये तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो उसमें क्या करेंगे हम, यदि पेशेंट 48 घंटे के अंदर अंदर आ गया, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से रिपेयर करेंगे। यदि 2 दिन के बाद आया तो हम करेंगे स्पिंटरेक्टमी। डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्या जाता है हकीकत में बता देता मैंने, ईआरसीबी स्टंटिंग कर देते हैं हकीकत में यदि 2 दिन के आफ्टर आ रहा है। और यदि हम क्या करते हैं, जैसे यूएसजी गाइडेड पेडिडाल कैथेटर देख सकते हैं, यदि हमें ड्रेन करना है तो ये चीज़। और यदि हमें बिल्कुल ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना है, हमने पूरा सेगमेंट ही उठा दिया, तो हेपेटोजेजिनोस्टमी कर सकते हैं। तो ये सबने अपने अपने हिसाब से मोडलिटी को जोड़ देना, क्या क्या तरीके से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा ये खत्म हो गया कोलिंजो कार्सिनोमा के बारे में बातचीत, कार्सिनोमा वाले सेशन में की जाएगी। यही आती है हमारे, चलो बात कर लेते हैं हीमोबोलिया। हीमोबोलिया क्या होता है, कहते हैं बाइल डक्ट के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ब्लड मिल रहा है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, कोई इसका ट्रॉमा रहेगा हकीकत में, कोई भी या फिर सर्जरी के टाइम पे कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड स्टोन इस तरीके से कॉमन कॉज माना जाता है। ये सोर्स क्या माना जाता है इसका, जो है वो आर्टेरियल सोर्स माना जाता है, सिस्टिक डक्ट के तरीके से सोर्स माना जाता है। इसमें जो सिम्टम के नाम पे क्या देते हैं क्लिनिकल फीचर में,
आपको क्विंकेसेंट्राइड मिलता है, क्विंकेस्ट्राइड, सैंड ब्लूमस्टाइड। क्विंकेस्ट्राइड में क्या-क्या देखने को मिलता है, जीआई हेमरेज है शरीर में, और उसके अलावा क्या था, क्लॉटिंग देखने को मिल रही है, इस तरीके से क्लॉट बन गया उसका। उसके अलावा क्या कहते हैं, जॉन्डिस देखने को मिल रहा है। जॉन्डिस का जगह ये जीआई हेमरेज और हमेशा क्लॉट का देखने को मिलेगा। सिम्टम क्या जाएगा हमारा, मेलिना की। मेलिना क्या होता है इस केस में, जो इसमें एक तरीके से ऊपर की साइड से क्या होता है, ब्लीडिंग आ रही होती है और वो स्टूल में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है ये। इसमें क्या कहते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी करी जाएगी सबसे पहले, क्योंकि हम मलीना मिल रहा है हकीकत में, ब्राइट रेड डार्क रेड मिल रही है, ब्लीडिंग हमें इस तरीके से क्लॉट वगैरह नहीं मिल रहे। ये ट्रीटमेंट के नाम पे क्या इन्वेस्ट करी जाएगी इस तरीके से, ट्रीटमेंट के नाम पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं और एंजियोग्राफी और एम्बोलाइजेशन करे जाते हैं ये, या सर्जिकल लाइगेशन कर देते हैं। ट्रीटमेंट का नाम पैथोलॉजी पहचाननी होती है, बाकी सेम ट्रीटमेंट से चलते हैं ज़्यादा।